हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है व्लादिमीर पुतिन द रशियन प्रेसिडेंट डिवाइड्स यूक्रेन इनटू 3 कंट्रीज, विल देयर बी अ वॉर? प्रशांत धवन। तो जिस बात का डर था वही हो चुका है। रशिया ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है यूक्रेन पर। यूक्रेन का एक्चुअली विभाजन कर लिया है 3 देशों में, और यूएसए ने इसके रिस्पांस में, ना सिर्फ यूएसए ने, कई देशों ने इसके रिस्पांस में रशिया पर सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी आपको बहुत ही ब्रीफ में बताता हूँ कहानी क्या है, फिर डिटेल में हम जाएंगे। यूक्रेन के बारे में व्लादिमीर पुतिन ने कल रात को बहुत ही लंबा एक स्पीच दिया। ये कहा कि यूक्रेन कभी आप इतिहास में देखो एक देश था ही नहीं, आज के समय यूएसए यूज कर रहा है यूक्रेन को रशिया पे अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने यह कह दिया कि मैं अब अनाउंस करता हूं कि यूक्रेन से 2 नए देश निकलेंगे। पहला देश है लुहांस्क, दूसरा देश डोनेत्स्क। और यहां पर आप देख पाएंगे इस तरीके से अब यूक्रेन का बंटवारा हो चुका है। पहले यूक्रेन एक देश था, अब यूक्रेन अपने आप एक देश बन गया है। उसके अलावा डोनेत्स्क और लुहांस्क, ये और 2 नए देश खड़े हो चुके हैं। और पुतिन यहां पर नहीं रुके। अगला काम पुतिन ने अब यह किया है कि अपनी आर्मी बढ़ा दी है। पहले रशियन आर्मी यहां तक सीमित थी, रशियन फेडरेशन की जो बॉर्डर थी यहां पर थी। जैसे ही पुतिन ने डिक्लेरेशन कर दी कि ये दोनों रीजन अब एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं रशिया की नज़र में, रशिया की मिलिट्री आगे आ चुकी है और अब रशिया की मिलिट्री पूरा जो ये रीजन है इसको कर रही है प्रोटेक्ट। पुतिन का ये कहना है कि ये दोनों देश प्रो रशिया है, रशिया के मित्र मुल्क हैं ये दोनों देश। तो अभी के लिए रशियन आर्मी इन दोनों देशों की रक्षा करेगी यूक्रेनियन फोर्सेस से। और विकिपीडिया पे हर जगह अपडेशन होनी स्टार्ट हो चुकी है। जो ये नए देश रशिया ने खड़े कर दिए रात को, इनका झंडा डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक का झंडा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इस देश का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी घोषित कर रहे हैं ये लुहांस्क पीपल रिपब्लिक का झंडा आपको दिख जाएगा। और आप नीचे विकिपीडिया पेज में पढ़ोगे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के इस रीजन को मानता कौन है कंट्री, तो अभी के लिए सिर्फ आपको रशिया का नाम दिखेगा, मगर आने वाले समय में कई कंट्रीज यहाँ पे ऐड होंगी। फॉर एग्जांपल सीरिया रिकॉग्नाइज कर लेगा दोनों देशों को, उसके अलावा वेनेजुएला, कई जो प्रो रशिया देश है दुनिया भर में, ये सब देश इन दोनों कंट्रीज को रिकॉग्नाइज कर देंगे एज इंडिपेंडेंट नेशंस। और ऑब्वियसली बाइडन को जैसे ये न्यूज मिली होगी, मैं इमेजिन कर सकता हूँ बाइडन सो रहे होंगे, कोई आके उन्हें हिलाया होगा, सर फिर से काम हो गया। फिर बाइडन उठे होंगे, उनको बताया गया होगा कि पुतिन ने तोड़ दिया यूक्रेन, जो पुतिन करना चाहते थे कर लिया। फिर बाइडन ने सीधा, कितना कमजोर प्रेसिडेंट है, बाइडन ने सीधा यहां पर फोन किया यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। और आपको पता है कि यूएस के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को? कहते हैं भाग जाओ, पीछे हो जाओ, रशिया आ रहा है। लिटरली यहां पे आप देख पाएंगे, आर्टिकल है एबीसी न्यूज का, यूएस अर्जेस यूक्रेनियन प्रेसिडेंट टू हेड टू लिविव। लिविव आप कह लीजिए यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे एरिया है। तो ये यहां पर कह रहे हैं बाइडन कि जो नए देश डिक्लेयर किए हैं उससे जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। तो जैसे बाइडन ने पहले कहा था, ये अपनी आर्मी नहीं भेजने वाले, नेटो अपनी आर्मी नहीं भेजने वाला, कोई यूक्रेन की डिफेंस में नहीं आएगा। रशिया को जो चाहिए था रशिया ने अभी के लिए ले लिया है। हो सकता है कि भविष्य में आने वाले कुछ महीनों में रशिया और भी एरिया यहाँ पे कब्जा देगा। ना हो सकता है कि आप इस इशू के बारे में जब पढ़ें तो आपको ये दिखे कि यूएस और कई जो और कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूके, ये लोग सैंक्शंस इंपोज करने वाले हैं रशिया पे। फॉर एग्जांपल यूके की जो विदेश मंत्री हैं लिज ट्रस, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी, टुमारो we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity। ये जो धमकियां हैं सब खोखली हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं अभी के लिए जो सैंक्शंस की बात चल रही है वो सिर्फ ये है, आप जान के हैरान होंगे, सैंक्शंस के नाम पर यूके, यूएस, बाकी सब कंट्रीज सिर्फ ये अनाउंस करने वाली है कि इन सब कंट्रीज का कोई भी निवेशक पैसा निवेश नहीं कर सकता डोनेत्स्क और लुहांस्क में। ये इनके सैंक्शंस है। क्योंकि देखिए इससे पहले जो भी प्रैक्टिकल सैंक्शंस ये लोग रशिया पे लगा सकते थे, इन्होंने पहले ही लगा दिए थे। हाँ, एक मैं कहूँगा ऑप्शन इनके पास है कि जो स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, जिसके जरिए कंट्रीज पेमेंट करती है एक दूसरे को, अगर वहाँ से रशिया को ये बाहर निकालते हैं तो मैं कहूँगा कि बड़ा स्टेप लिया है। उसके अलावा आप अगर सोच कर देखें तो व्लादिमीर पुतिन के पास डरने की यहाँ पे कोई बात थी नहीं। वैसे ही दुनिया भर के सैंक्शंस इन पे लग चुके हैं। पुतिन ने कैलकुलेट किया होगा, पुतिन ने सोचा होगा कि मैक्सिमम ये लोग क्या कर लेंगे, मैं अपनी मिलिट्री रेडी कर लेता हूँ, न्यूक्लियर मिसाइल्स मेरे पास है, अगर रशिया पे अटैक होता है तो ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर 3 होगी। और अगर ये लोग सैंक्शन लगाएंगे तो रशियन इकोनॉमी पे कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं।
अभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूक्रेन नेटो के पास ना चला जाए, यूक्रेन वेस्ट के हाथ में ना चला जाए। रशिया को कैसे भी करके यूक्रेन और अपने बीच में बफर स्टेट्स क्रिएट करनी है और 2 नए देश उन्होंने यहाँ पर बना दिए हैं। हो सकता है कि भविष्य में और भी यहाँ पर ये एरिया कब्जा ले और यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट फोर्सेज हैं इनको फंडिंग दे और रातों रात यहाँ पर भी 3-4 नए देश खड़े हो जाएं। ना मुझे यहाँ पर यह ऐड करना होगा कि ऐसा नहीं है कि रशियन इकोनॉमी को इस वक्त बिल्कुल भी कोई भी इम्पैक्ट महसूस नहीं हो रहा सैंक्शंस की अनाउंसमेंट का। डर बिल्कुल इनके यहाँ बना हुआ है कि स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से रशिया को निकाला जा सकता है, इसीलिए रशिया की करेंसी रूबल डूब चुकी है। इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि आज के समय स्थिति ऐसी है कि $1 इक्वल्स टू 80 रूबल। इंडियन रुपी भी आज के समय रशियन रूबल से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और फिर स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो रशियन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी 10-15% पहले गिर गई थी, अब 10% और गिर चुकी है। लगातार सारे निवेशक रशिया से इस वक्त पैसा निकाल रहे हैं। ना मुझे पता है कि आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, मगर क्या रशिया ऐसा कर सकता है? कितना अजीब है। किसी कंट्री में जाओ और उसका विभाजन कर दो। देखिए, रशिया ऐसा पहले कर चुका है और इसका एग्जाम्पल है साउथ ओसेतिया। यहाँ पे आप देखेंगे, ये ऊपर यहाँ पे रशिया है, ठीक है, ये यूक्रेन है। अब नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे एक और देश आपको दिखेगा, जॉर्जिया। बहुत ही छोटा देश है, बहुत कम आबादी है यहाँ पर। तो जॉर्जिया भी एक टाइम पर ज़रा थोड़ा प्रो यूएस हो रहा था। रशिया ने वार्निंग दी, ऐसा मत करिए। जॉर्जिया नहीं सुना, तो जो यूक्रेन के साथ किया है रशिया ने जॉर्जिया के साथ भी यही किया। अपनी मिलिट्री भेज दी, रातों रात यहाँ पर टैंक भेज दिए। और जो यहाँ पे आपको रीजन दिख रहा है मैप में डिस्प्यूटेड, ये रीजन रशिया ने डिक्लेयर करवा दिया इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ साउथ ओसेतिया। ये देश आज के समय रशिया, वेनेजुएला, निकारागुआ, सीरिया, ये सब कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बाकी दुनिया में कोई भी देश साउथ ओसेतिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। अब यहाँ पर आप पूछेंगे, मगर चाइना यहाँ पर हेल्प नहीं करेगा रशिया की? ये जो 2 नए रशिया ने देश बना दिए हैं यूक्रेन से तुड़वा कर, चाइना नहीं कहेगा कि हाँ हम भी मानते हैं कि ये भी एक प्रॉपर कंट्री है? तो इसका आंसर है नहीं। चाइना रशिया की इन हरकतों से दूर रहता है। 2008 में जब रशिया ने जॉर्जिया से साउथ ओसेटिया तोड़ के देश बना दिया था, उस वक्त चाइना ने यह कहा था कि हम कंसर्न्ड हैं। चाइना ने बड़ी दबे शब्दों में यह कहा था कि हम इन एक्शंस का सपोर्ट नहीं करते। और यूएसए ने बहुत ही इतराते हुए उस वक्त रशिया को मॉक किया था कि देखिए, आपके एशियन एलाइज चाइना और इंडिया दोनों आपको बैक नहीं कर रहे जॉर्जिया के एक्शन को लेकर। तो जो 2008 में हुआ था जॉर्जिया के केस में, सेम आपको दिखेगा 2022 में। चाइना मोस्ट प्रॉब्ली, मेरी जियोपॉलिटिकल समझ ये कहती है, चाइना जो ये नए देश बना दिए गए हैं यूक्रेन से तोड़कर, इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनको एक्सेप्ट वही देश करेंगे जो बहुत निर्भर है रशिया पे आज के समय, जैसे कि वेनेजुएला हो गया या फिर सीरिया हो गया या फिर मिडिल ईस्ट में या अफ्रीका में कोई और देश, सूडान हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। मगर इन सब के अलावा कोई बड़ा देश इन दोनों कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। इनको यूनाइटेड नेशंस में कोई सीट नहीं मिलेगी, कोई इंटरनेशनल संगठन में इनको एंट्री नहीं मिलने वाली फॉर द टाइम बीइंग। नाउ अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होने वाला है और क्या अब बड़ी वॉर होगी? इज इट पॉसिबल? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूएस। मैं हमेशा से कहता रहा, जब से बाइडन चुने गए हैं, मुझे अच्छा याद है जब बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, मैंने बोल दिया था कि यहाँ पर ताइवान को लेकर चाइना अग्रेशन दिखाएगा, अफगानिस्तान में ब्लंडर होगा। फिर यूक्रेन के इशू के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही हुआ है। मैं कहूँगा यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बने रहते तो ऐसा बिल्कुल ना होता। दुनिया काफ़ी हद तक स्टेबल रहती, मगर अनफॉर्चुनेटली ये अमेरिका के इतिहास का सबसे जो कमज़ोर प्रेसिडेंट है ये पावर में आ गया। और अभी एक्चुअली हम सबको पता है कि तीसरा एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड इवेंट होना बाकी है। चाइना अब काफ़ी हद तक एक्टिवेट हो जाएगा ताइवान के इशू को लेकर। मेरे हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए। अफगानिस्तान में ब्लंडर हो गया, यूक्रेन टूट गया, अब मोस्ट प्रॉब्ली ताइवान भी चाइना अटैक करके कब्जा सकता है अगर जो बाइडन इसी तरीके से एक कमज़ोर प्रेसिडेंट बने रहते हैं। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो बाइडन की देखिए नीति इतनी अजीब सी है। अब पहले तो इन्होंने रशिया पर सैंक्शंस लगा लगा के उनको इतना मजबूर कर दिया कि फाइनली इन लोगों ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। अब ये लोग क्या करेंगे कि इंडिया पर प्रेशर डालेंगे, इंडिया को कहेंगे कि बस अब आपने देख लिया रशिया ने क्या किया है, अब इनसे मिलिट्री रिलेशंस तोड़ दो, इनसे कुछ परचेज मत करना। S-400 की जो पेमेंट है हो सकता है कि वो भी ब्लॉक करने की कोशिश की जाए। डिफिकल्ट टाइम्स विल कम। मैं ये कहूँगा कि भारत को कुछ मुश्किल निर्णय लेने होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब जो अगला क्वाड का समिट होने वाला है कुछ महीनों में जापान देश में, वहाँ पर जब पीएम मोदी जाएंगे तब पीएम मोदी को यूएस प्रेसिडेंट, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ बैठकर रशिया की आलोचना करनी पड़े। जी हाँ, ये हमको करना होगा।
नहीं तो क्वाड कंट्रीज़ में मुझे लगता नहीं है कि इंडिया अपनी जगह बना पाएगा। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और मैं कहूँगा कि चुनौतीपूर्ण समय है इंडिया और रशिया रिलेशंस के लिए। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को इस समय रशिया का समर्थन करना चाहिए, या आप मानते हैं कि नहीं, क्योंकि रशिया प्योरली एक कंट्री पर अग्रेशन करके उसका विभाजन कर रहा है। यूक्रेन ने रशिया पे अटैक नहीं किया था। आप अगर 1971 का केस देखें तो पाकिस्तान ने लिटरली इंडिया पे वॉर डिक्लेयर करी थी। पाकिस्तान अटैक्ड अस फर्स्ट, उसके बाद हमने जो भी कार्रवाई हमको करनी थी हमने करी। इस केस में आप अगर देखो तो यूक्रेन एक बहुत छोटा देश है और नेटो के इशू को लेकर भी यूक्रेन थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि पीछे हटने को तैयार हो रहा था। कुछ इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी कि अच्छा अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, मगर रशिया ने एग्रेशन यहाँ पर दिखाई दिया। तो मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा कि आप क्या मानते हैं कि रशिया ने यहाँ पर ठीक किया है और इंडिया को इनको सपोर्ट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, रशिया ठीक है, हमारा एक टाइम पर बहुत ही एक क्लोज एलाई रहा होगा, मगर पुतिन को यह सब करने की आवश्यकता नहीं थी, बिना बात पर यूक्रेन को तोड़ दिया गया है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीए एग्जामिनेशन, आप सिंपली जाइए unacademy.com पे। इसका जो लिंक है वेबसाइट का, ये मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिंड आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप तैयारी कर रहे हैं सीए के एग्जाम के लिए, सीए फाउंडेशन कोर्स आपको करना है, सीए फाइनल ग्रुप 1 में आप जाना चाहते हैं, या फिर ग्रुप 2 के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, आप सीए कोर्स की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है सीए फाउंडेशन कोर्स पर, यू कैन चूज द कोर्स ओवर हियर। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता। तो दोस्तों, जिसका डर था वही आज एक सच बनकर हमारे सामने आया है। रशिया ने यूक्रेन के हिस्से के 2 टुकड़े कर दिए, और वो जो 2 प्रोविंसेस थे यूक्रेन के, ईस्टर्न यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क, उन दोनों को उन्होंने आज़ाद करवा दिया है। दोनों को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उनको डिक्लेयर किया है। बाकायदा उनके अपने फ्लैग्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये भी रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है। तो और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ देखती रह गई, और ख़ास करके अमेरिका जो अपने आप को एक सुपर पावर कहता है, तो वो भी इस हालात में वो कुछ नहीं कर पाया है। अगर हम देखते हैं तो ये कदम रशिया ने क्यों उठाया, तो यहाँ पर रशिया का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, और वो सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि वो ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो नाटो का हिस्सा बन जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वहाँ पर अमेरिका का वर्चस्व हो। तो अमेरिका के वर्चस्व को दबाने के लिए और यूक्रेन को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन से, उनसे न मिलने के लिए यहाँ पर ये कदम व्लादिमीर पुतिन ने उठाया। और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे जितने सारे जो देश 1990 में यूएसएसआर का जब विघटन हुआ, तो विघटन के बाद जितने सारे देश जो अलग अलग हो गए थे, तो उसको धीरे 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 व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि फिर एक बार वही रशिया, फिर एक बार एक अखंड रशिया वो बने। ये एक चाहत व्लादिमीर पुतिन रखते हैं, और उसकी शुरुआत उन्होंने पहले ही कर दी थी। 2008 में जॉर्जिया में साउथ ओसेटिया का जो भाग है उन्होंने ऐसे ही उसको अलग कर दिया। वैसे ही 2014 में यूक्रेन में जो क्रीमिया है उसको भी उन्होंने ऐसे ही अलग कर दिया, और तभी बहुत शोर शराबा हुआ, और तरह तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस जो है वो रशिया पर लगाए गए। यूएन ने सैंक्शंस लगाए, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए, पर इसके बावजूद रशिया को खासा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि अगर हम देखते हैं कि इस बार अगर नाटो फोर्सेस अगर अटैक कर देती, तो शायद जिसके बारे में हम सभी सोच रहे थे कि क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है, तो शायद इसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती, पर यह होने की संभावना कम है। क्यों? तो आज यूरोप में जितने सारे देश हैं, तो उसमें से अधिकांश देश जो है अपने गैस के लिए, अपने क्रूड ऑयल्स के लिए पूरी तरह से रशिया पर निर्भर है। 40% रशिया का गैस और जो क्रूड ऑयल है वो यूरोप के देशों में जाता है। तो कोई भी अपना आर्थिक नुकसान नहीं करना चाहेगा, और यही इसी डर की वजह से इतना बड़ा कदम रशिया ने उठाने के बाद भी किसी भी देश ने एक निंदा के अलावा, क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर रोल अगर आता है चाइना का, तो चाइना बिल्कुल मूक बना हुआ, बिल्कुल म्यूट बना हुआ है। वही दशा हमारे हिंदुस्तान की है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना पार्टनर
रशिया हिंदुस्तान का रहा है और हर एक बार, चाहे फिर वो जियो पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिकली हो या फिर डिफेंस के माध्यम से, हमेशा रशिया ने हिंदुस्तान का, भारत का साथ दिया हो। जब भी यूएन में वीटो की ज़रूरत पड़ी है, हमेशा रशिया ने भारत के फेवर में वीटो किया है। तो हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी पुरानी है और S-400 जो आधुनिक सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वो हम रशिया से प्रोक्योर करने जा रहे हैं और अमेरिका इसका बिल्कुल विरोध कर रहा है। तो बिल्कुल अगर हिंदुस्तान की स्थिति देखेंगे तो बिल्कुल एक वो पेच में है कि वो खुलकर वो किसी का भी वो साथ नहीं दे पा रहा है, ना वो अमेरिका का साथ दे पा रहा है, ना वो रशिया का साथ दे पा रहा है। तो बिल्कुल आज के वर्तमान स्थिति में बिल्कुल एक न्यूट्रल पोजीशन उसने रखी हुई है। और वही अगर हम देखेंगे तो इन सारे देशों को भले ही यहाँ पर रशिया ने उनको एक लेजिटिमेसी देने का प्रयत्न किया है, पर जो बाकी की जो प्रगत देश है वो उसको कभी नहीं मानेंगे। और वही चाइना ने भी किया था जब साउथ ओसेटिया अलग हुआ था या क्रीमिया अलग हुआ था, या फिर भारत का भी वही स्टैंड रहा है कि कोई भी जो संप्रभुता होती है, सोवरेनिटी होती है, उसके ऊपर अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है और छीना झपटी करके, आक्रमण करके अगर उसको छीनने की कोशिश करेंगे तो ये इंटरनेशनल लॉ के भी बिल्कुल खिलाफ है। पर खुलकर आज की तारीख में, चाहे फिर वो चाइना है, इंडिया है या फिर जो अन्य देश है, वो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। अब हाल ही में आने वाले दिनों में क्वाड की मीटिंग होने जा रही है कि ये जो 4 नेशंस की ये जो क्वाड एसोसिएशन बनी है, चाहे फिर वो अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर अमेरिका भारत पर ये दबाव ज़रूर डालेगा कि वो रशिया की निंदा करे, क्योंकि वो जानता है कि भारत जो है रशिया के काफ़ी करीब है, हमारी अच्छी मित्रता रशिया के साथ है। तो और साथ ही साथ यूक्रेन में हमें ये भी देखना है कि हमारे बहुत सारे इंडियंस आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उसमें भी 18,000 से ज़्यादा हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं कि जो वहाँ पर अलग अलग ईयर्स में MBBS की डिग्री वहाँ पर वो हासिल कर रहे हैं, कोई और डिग्री वहाँ पर हासिल कर रहे हैं। तो सुरक्षित रूप से उन विद्यार्थियों को, हमारे भारतीय लोगों को दोबारा भारत ले आना फिर एक बार एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए। हाँ, अगर हमें पूछेंगे तो क्या ये कदम रशिया का ठीक रहा, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश पर बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, हाँ सिर्फ तुम ये कहते हो कि वो नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो उसके अलग अलग वो रूप भी हो सकते थे। पर यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है कि व्लादिमीर पुतिन जो है एक अखंड रशिया बनाना चाहता है और उसकी शुरुआत उन्होंने पहले ही कर दी। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अचानक हुआ है, इसकी प्लानिंग व्लादिमीर पुतिन जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कई बार हमारे यहाँ पर भी हम लोग अखंड भारत की वीडियोज़ हम लोग देखते हैं, चर्चा हम लोग देखते हैं, सुनते हैं और ये देखते हैं कि किसी ज़माने में, चाहे फिर अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आज का हमारा भारत है, इर्द गिर्द हमारी है, ये किसी ज़माने में आज से हज़ारों साल पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो अगर आज की तारीख में कोई ये कहता है कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, तो लोग हंसेंगे और वो कहेंगे कि ये मुमकिन नहीं है। पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल विपरीत धीरे धीरे क्यों न से अपने, और ऐसा नहीं कि रशिया को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है। रूबल जो है आज 80 रूबल जो है $1 के प्रति उसका इतना वो बढ़ गया है। आज हमारी इंडियन रुपी जो है वो रूबल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्टॉक मार्केट वहाँ पर क्रैश हुआ है। पर इन सारे चीज़ों को शायद वहाँ की जो सरकार है, व्लादिमीर पुतिन और उनकी जो सरकार है, उसको पहले ही उसको कैलकुलेट कर लिया होगा कि अगर ऐसा हम करते हैं तो उसके विपरीत परिणाम क्या हो सकते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या सिचुएशन में क्या बदलाव आएगा, क्या होगा, क्या रशिया सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ तक ही या 2 प्रोविंसेस तक ही रुकेगी या फिर पूरे यूक्रेन पर ही आक्रमण करके उसे अपना करने की कोशिश करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, हम इस रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।